अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है पाबंदियों के साथ हमारा सलूक बनाम सरकार। दुनिया में कहीं भी पाबंदी लगती है तो उसका मतलब ये होता है कोई भी चीज़ की पाबंदी, वक्त की पाबंदी, ट्रैफिक लेन की पाबंदी, टाइम की पाबंदी, किसी भी चीज़ की अगर कोई पाबंदी लगे, कानून बने तो वो इसलिए बनता है कि लाइफस्टाइल को बेहतर किया जा सके, इंसान की ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके, इंसान का मुआशरा जो है उसके अंदर अच्छी बेहतरीन तब्दीली लाई जा सके। जैसे कि ट्रैफिक कवानीन है, वो एक पाबंदी है, वो इसलिए की जाते हैं ताकि सड़क के ऊपर ट्रैफिक की रवानी वो मुतासर ना हो और अच्छे तरीके से चलती रहे। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम पाबंदियों को उल्टा लेते हैं। हमारा सीन ये होता है कि पाबंदी लगी है, अब इस पाबंदी को तोड़ने का तरीका आना चाहिए, हमें तरीका मिलना चाहिए, हमें हम पे कोई भी कानून लगा लें। आप अपने इर्द गिर्द देखें, मेरी बात को इस वक्त ज़रा गौर से सुनिएगा, थोड़ा सा ना ज़हन को आज़ाद करके कि हम इतने आज़ाद हैं कि कोई भी पाबंदी लगे, कोई भी पाबंदी लगे किसी भी तरह की, टैक्स हो, इनकम टैक्स के लोग हों, कोई भी लोग हों, वो कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, वो किसी किस्म की भी चीज़ हो, हम उसमें से रास्ता ढूंढते हैं। फिर हमारे यहाँ पे जो अक्सर मेरे दोस्त, मेरे खुद के दोस्त, वो ये कहते पाए जाते हैं, मैं उनसे कहूँ ना यार ये तुम काम गलत कर रहे हो, ये कानून के खिलाफ है। और कहता है यार थोड़े जे पैसे लगते हैं ठीक हो जाता है, सारा कानून तेरे हथे पे है। मैं उनसे कहूँ यार तू इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, चीज़ें जो सी हैं ये सरकार की ज़मीन है, वो सारी दुनिया ने बनाई दी ने, मैं बना लिया तो की होया, और यह चलता रहता है। मैं कहा यार तेन चुके ला जाएंगे, कहता एक दफ़ा चुके ला जाएंगे, रेट बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा की होएगा। ये सारी बातें हम इस मुआशरे में ही करते हैं। एक छोटी सी पीछे स्मोक की वजह से पाबंदियाँ लगीं, पाबंदी 8 बजे तक थी, फिर 10 बजे तक हो गई। जब मैंने ये रिकॉर्डिंग की तब उस वक्त पाबंदी जो सी थी वो 10 बजे की थी, यानी कि 8 बजे की थी। 8 बजे सारा बाज़ार बंद होना था। अब जब मैं ये शूट कर रहा हूँ उस वक्त 10 बज चुके हुए हैं और मैं एक बड़े गुंजान आबाद बाज़ार में, और यकीन माने इसी तरह का हाल लाहौर के तमाम बाज़ारों में हाल ये था। तो ये तमाम चीज़ें जो हुई इस लॉकडाउन के दौरान जो हमने की रोटी के लिए की, वो ज़रा चेक कर लें। तो न्यू मजंग बाज़ार में फिर रहे हैं, बारबेक्यू चेक करें, वेरी नाइस। हाँ, और टाइम जो सा है वो टाइम दिखाओ, वो वहाँ गाड़ी के उसमें 10 बजे और ये सारे के सारे बाजार खुले हैं। मैं उस दिन कह रहा था ना कि पुलिस वाले जो से हैं वो रल जाते हैं दुकानदारों के साथ, वो पैसे लेते हैं, थोड़ी सी आप उनको पैसे दे दें और ये सारी दुकानें खुली रहेंगी। वो देखें सब होटल खुले हैं, सारा कुछ खुले हैं। और आज तारीख की है 16 तारीख है, तो आज तो लॉकडाउन जड़ा है वो इम्प्लीमेंट हो गया है, यानी कि 8 बजे बंद कर देना। टाइम जो है वो 10 बज गए, सारे बाजार सब कुछ खुला है। आज असी यही देखने निकले हैं, तुहानू सारे बाजार दिखाने। हौली हौली न्यू मजंग देख लो, ये देखो चपली कबाब बन रहे हैं, ये चेक करें बारबेक्यू, जियो, वाह वाह वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। मैं उस दिन खोया सलमान रफीक साहब से यही पूछ रहा था सवाल कि भाईजान पुलिस वाले पैसे खा लेते हैं बड़े मजे से, वो कहते नहीं नहीं ज्यादातर नहीं ऐसे होता। आज मैं तुमको और सारे बाजार दिखाऊंगा। अब मैं समनाबाद की तरफ जा रहा हूँ, सारा बाजार खुला है, ये देखे मदीना होटल खुला है। हाँ आ गए कानून के रखवाले, ये देखो मुंह पे मास्क पा के जा रहे हैं। लाइटें बंद कर दी उन्होंने, सानू देख के ना उन्होंने क्या बंद वीडियो बना रहे हैं, तो लाइटा बंद कर दी उन्होंने लाइटा जी। और बाजार रश देखे ना, मतलब आप ये देखें, आप गाड़ी पे जा रहे हैं, रश देखें, बदल से देखो, शानदार धुआं देखो। कानून सो रहा है, जब पहले आके निकल गया मेरे ख्याल में, अल्लाह बेहतर जानता की हो गया, लेकिन कानून कोई महसूस नहीं हो रहा सानू। पाबंदियां तो तोड़ना हमें बड़ा मजा आता है, हम उसको बड़ा खुश होकर तोड़ते हैं। अभी कुछ अर्सा पहले, ये भी स्मोक की बात कर लें पहले, क्योंकि ये सड़क के ऊपर बाद में जाएंगे, सड़क वाली जो खिलाफ वर्जी है वो तो आप देखते ही हैं। छोटा सा कट होता है ना ऐसे, वो मैं ऐसो तिकर जाना सी तो मैं वन वे आ गया, उसमें वन वे में चाहे पीछे से तेज़ आने वाला लग जाए, आपको लग के मर जाए, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी हम स्मोक की बात कर रहे हैं, स्मोक का इशू क्या चल रहा है वो किसी को पता नहीं है। अच्छा, हम सब की ज़िंदगियाँ जो सी हैं वो दाव पे लगी हुई हैं, हम सब की सेहत जो सी है उसको नुकसान पहुँच रहा है, हम जो से हैं वो चीज़ आबो हवा में सांस नहीं ले पा रहे। बच्चे जो से, आप यकीन माने मेरे खुद के अजीज़ में बच्चे हैं जो फौत हुए हैं, अजीज़ों के बच्चे, वो बेचारा 14 दिन का बच्चा सिर्फ सांस की प्रॉब्लम की वजह से फौत हो गया। और इसी वजह से हुआ कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चे गले ख़राब और उनके छातियाँ रुकी हुई हैं और वो डॉक्टरों पे जा रहे हैं। लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं, हमने क्या करना है, सानू कोई शॉर्टकट दसो, हम हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं।
आप किसी से पूछे ना पैसा कमाने का रास्ता देख लें। अब ये थोड़ी सी इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में करें, हमें इस वक्त सबसे अमीर लोग कौन नज़र आते हैं? वो जो सोशल मीडिया बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया से वीडियो पाओ तो अन्य पैसे आते हैं, कोई भी वीडियो पा दो, और आप यकीन माने इस कदर गलाजत सोशल मीडिया पे डाली जा रही है इस पैसे कमाने के नाम पे कि हम सोसाइटी का, हम सोशल फैब्रिक का बेड़ा गर्क कर चुके हुए हैं इस वक्त, और हमें कोई अंदाज़ा नहीं हम करके रहे। क्यों? पैसे आ रहे हैं ना यार, वो पैसे आ रहे हैं तो हम आउडी ले सकते हैं, वो पैसे आ रहे हैं तो स्पोर्ट्स कार आ सकती है, वो पैसे आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बड़ी बड़ी लेके फिर सकते हैं। क्यों? वीडियो बनाओ, लगाओ, पैसे कमाओ, आसान रास्ता है, सबसे शॉर्टकट यही है। हर बंदा माइक लेके सड़क पे निकल गया, क्योंकि क्यों? पैसे आ रहे हैं, ताकत आ रही है, हर बंदा रिपोर्टर बन गया। आपने किसी किस्म के सोशल फैब्रिक का सोचा ही नहीं। ये भेड़ चाल होती है, ये भेड़ चाल से खुद को बचाना है हमने। अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब हैं एनवायरनमेंट के, राजा जहांगीर साहब, राजा जहांगीर अनवर साहब, उनसे हमने बातचीत की इसके ऊपर। उन्होंने कहा कि हम नई नौकरियां भी जनरेट कर रहे हैं, जो बड़ी अच्छी खुशाइन बात थी। उस वक्त तो ग्रीन लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे थे, यानी कि कंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ ग्रीन लॉकडाउन लगेगा वहाँ कंस्ट्रक्शन रोक देंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बात की, नौकरियों की बात की, और एनवायरनमेंट को लेकर वो काम क्या कर रहे हैं वो ज़रा सुन। हम सारे स्मोक से परेशान हैं, और स्मोक से परेशान जो इदारा है, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है, उसके सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, राजा जहांगीर अनवर साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर मैं आज सुन रहा था खबरों में कि ग्रीन लॉकडाउन लगाने की तरफ जा रहे हैं जी। ये लॉकडाउन मतलब फिर कोरोना की तरह ही कोई चीज़ करने जा रहे हैं आप? नहीं बट साहब, इसको ग्रीन लॉकडाउन भी कह रहे हैं, और फिलहाल में वैसे इसको हमने ग्रीन रिंग कहा जा रहा है जी। अच्छा, लाहौर में बट साहब हमने 10 हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें आपका बदामी बाग भी है, जिसमें आपका इस्लामपुरा भी है, जिसमें मजंग भी है, जिसमें ओल्ड अनारकली वाला एरिया है, आपका शिमला पहाड़ी है, इसमें गुलशन रावी है। इस तरह के ये हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स अब नॉर्मली हाई है, और ये पिछले 10 दिनों से जो आप भी देख रहे हैं कि 700 तो टच कर रहा है, 800 को टच कर रहा है। अच्छा, जब हमने इसको सारे को स्टडी किया, क्योंकि यहाँ पे ना एयर क्वालिटी मॉनिटर्स भी लगे हुए हैं, ख़ास तौर पे जो आपका शिमला पहाड़ी जहाँ पे हमारा प्रेस क्लब भी है, वहाँ पे अमेरिकन कॉन्सुलेट में अपना एक एयर क्वालिटी मॉनिटर लगाया हुआ है। अच्छा, वो बड़ा रिलायबल है, बड़ा क्रेडिबल है, क्योंकि लोग उसको कोट करते हैं। अच्छा, उसकी हमेशा से रीडिंग जो है ज़्यादा आती है। अच्छा, जब हमने इनको स्टडी की और पता चला कि ये वो 10 एरियाज़ हैं, वैसे 12 हैं, लेकिन 10 एरियाज़ वो हैं जो सबसे ज़्यादा लाहौर की आबादी, जहाँ रहाइश पजीर है, शाद बाग हो गया इसी तरह, जहाँ पे स्कूलों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे सरकारी दफातर ऐसे हैं जहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा है। जैसे मिसाल के तौर पर शिमला पहाड़ी को लेते हैं, वहाँ पे नादरा का एक ऑफिस है, वो 24 घंटे चलता है। वहाँ पे 16,000, लाहौर पार्किंग कंपनी ने बताया कि 16,000 मोटर बाइक जो हैं वो वहाँ पे 24 घंटों में पार्क होते हैं। इसका मतलब है जो लोग आते जाते हैं उनकी तादाद आप देख सकते हैं कि बाइक का। इसी तरह एजर्टन रोड पे आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स हैं, और वो प्राइवेट ऑफिस हैं, बट सब उनके जो बेसमेंट्स हैं वहाँ पे आप समझ लें कि एक एक कमरे से बड़ा बड़ा जनरेटर लगा हुआ जो डीजल से चलता है। अच्छा, अब दिन में अगर बिजली जाती है वो 1 घंटा चलता है, उसकी जो फ्यूल एमिशन है, जो उसका धुआं है उसका डीजल का, वो उस एरिया में आ रहा है। हमारे बड़े बड़े 12 स्कूल्स वहाँ पे हैं, क्वीन मैरी स्कूल कॉलेज है, कॉन्वेंट ऑफ जीसो मैरी है, डॉन बास्को है, इस तरह के बेशुमार स्कूल उस 1 किलोमीटर रेडियस में। ओ, बड़ा बिजी एरिया, बहुत बिजी एरिया। ये एम्प्रेस रोड, डेविस रोड, एजर्टन रोड, एबिट रोड, सर्कुलर रोड तक, एग्जैक्टली, जहाँ पर बड़ी हैवी ट्रैफिक जाती है। अब ये वो एरिया है जहाँ पे फिर हमने पूरी सोच समझ के, क्योंकि वहाँ पे लोग कारोबार भी हैं, आप जानते हैं, बहुत कमर्शियल मार्केट्स भी हैं, आपके बहुत सारे दफातर भी हैं, हमने इसको सोच समझ के 12 स्टेप्स के लिए वहाँ पे लगाया है ग्रीन रिंग जो है, या ग्रीन लॉकडाउन जिसको कह रहे हैं आप। अच्छा, दूसरा बट साहब, हमने जो वहाँ पे पार्किंग थी, जो कभी आप भी जानते हैं डेविस रोड के साथ साथ भी और सारे एरिया में हमने रीलोकेट किया है। तो सुंदरदास रोड पे ले गए हैं एक पार्किंग हम कश्मीर रोड पे ले गए, जो गवर्नर उसके पीछे डिजर्टेड रोड है, और वो थोड़ा सा बाकी वॉक करके लोग नादरा चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहाँ से हार्डली 200-300 गज पे है जी, ठीक है। वहाँ पे जितने भी ये 3 व्हीलर हैं, जो ये चिंची रक्षा जिसको कहा जाता है, अच्छा, क्योंकि दूसरे रक्षे तो काफ़ी आपने करवा दी LPG पे, ये रक्षा धुआं देता है, और इतना धुआं देता है कि शायद जहाँ से गुजर जाए तो 2 दिन तक नज़र कुछ नहीं आता। ठीक है, ये मुकम्मल पाबंदी। हैवी ट्रैफिक जो ट्रक्स और बड़ी बसेज और इनकी पाबंदी है, ये उससे नहीं गुजर सकेंगे। इसके अलावा बट साहब, वहाँ पे ना बहुत सारे आप जैसे खाने पीने के शौकीन जो हैं, बारबेक्यू सीज़न आ गया, अब आप जो सीजनल काम करने वाले उसने भी गीठी रख ली है। अच्छा, ये कोयला जलाते हैं, अब कोयले का सारा धुआं वहाँ जा रहा है जी। अच्छा, लोगों को नहीं समझ, वो कहते हैं थोड़ा जो धुआं है, अगर वहाँ पे 100 अंगीठी लगी हुई है 1 किलोमीटर रेडियस में, तो आप पता है कितना धुआं बन जाएगा। हमने उनको कहा है कि आप 8 बजे तक अपना कारोबार करें, अदरवाइज इनसाइड अलाउ है, बाहर अर्ली क्लोजर है। हमने पहले जब मार्कीज़ वहाँ बहुत शादियों के, इसका मतलब रात को बारबेक्यू नहीं मिलेगा? नहीं, 8 बजे के बाद नहीं। 80% कंट्रीब्यूशन जो सी है ये ट्रैफिक की है। जी हाँ,
और ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए इन गाड़ियों की टेस्टिंग के लिए क्या आपने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, उस मिनिस्ट्री को ऑन बोर्ड लिया हुआ है? वो आपके साथ हैं, वो इस पे क्या काम कर रहे हैं? जी बट साहब, ये जब ना अप्रैल में काम शुरू हुआ था तो इस वक्त अंग्रेजी में कहते हैं होल गवर्नमेंट अप्रोच, कि सारी गवर्नमेंट के जितने महकमे अपना अपना काम करेंगे। उसके लिए P&D हमारा जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है, सीनियर मिनिस्टर को हेड करती हैं, तमाम सेक्रेटरीज के मेंबर हैं। उसमें ट्रांसपोर्ट एक महकमा है, एग्रीकल्चर है, उसमें अंदर एनर्जी, लोकल गवर्नमेंट, सारे लोग हैं, इवन सेफ सिटी कैमराज और सारे कुछ हैं। अब ना बट साहब, इसमें ये जो आपने सवाल किया, ट्रांसपोर्ट के 3 काम हैं जी। ट्रांसपोर्ट का एक काम तो है कि गैस एनालाइज़र के थ्रू जितना ये स्मोक हवा में गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ ख़ास तौर पे, वो इसको चेक करते हैं, उनको चालान करते हैं, इनको बंद करते हैं, रूट परमिट ये देते हैं। और आपको पता है कि जितने भी ट्रक और बड़ी बसें और वैगनें जो हैं, इनके रूट परमिट वो देते हैं। अभी भी 250 रूट परमिट कैंसिल किया उन्होंने। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो चलें किसी तरह मॉनिटर कर लेंगे, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, गाड़ी है, कार है, प्राइवेट कार है, उसके बाद आपकी मोटरसाइकिल है, इनको कैसे मॉनिटर करेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है बट साहब, देखें आप भी, हम भी गाड़ी वाले हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था कि फिटनेस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। हमारी गाड़ियाँ कभी विक्स वाले स्टेशन पे नहीं गई, हम मानने वाली बात है। अब हम इन्फोर्समेंट के जरिए लोगों को रियलाइज़ करवा रहे हैं कि जी आप जाएं और करवा के लाएं। अच्छा, पहले बट साहब, अभी ये पिछली कैबिनेट की मीटिंग हुई है, अभी ये पिछले हफ्ते पंजाब काबीना ने फैसला किया है कि जो भी गाड़ी धुआं देगी और उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसको हम क्लैंप करेंगे, उसको इम्पाउंड करेंगे, बंद करेंगे उसको। अच्छा, ये सख्ती अब बढ़ेगी बट साहब, उसकी वजह ये है, सख्ती होगी, ये वाली सख्ती होगी जी। और ख़ास तौर पे ये जो मैंने आपको एक रिंग, ये प्राइवेट कार पे भी होगी जी, बिल्कुल। अच्छा, इस कानून पहले ये कहता था कि जो PSV कहते हैं, पब्लिक सर्विस व्हीकल, पहले उनका सिर्फ कानून में था। सही है। अब इस दफ़ा हमने प्राइवेट कार्स भी डाल दी हैं। अच्छा, डाल दी हैं जी। अच्छा, अब ये भी खबर है कि लोग सुन लें कि उनकी हर प्राइवेट कार भी चेक हो। अच्छा, एक और मज़े की बात, पहले सिर्फ 3 वीक स्टेशन थे लाहौर में। एक था काला शिकाकू में, एक गार्डन टाउन में और एक ठोकर न्याज बेग में। अब प्राइवेट वर्कशॉप्स आ रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं। आपको सहूलत होगी, आसानी होगी, आपको ज़रूरत नहीं कितनी दूर जाने की। आपको पता लग, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, प्राइवेट वर्कशॉप भी एक कानून ज़ाब्ते के नीचे आपकी गाड़ी सही कराएंगे। और इसमें फ़ायदा क्या होगा, वो 10 पैरामीटर्स चेक करते हैं, जिसमें आपकी सस्पेंशन, आपका टायर, आपका फ्रेम, सब कुछ करते हैं। उसमें धुआं एक पैरामीटर है। जब आपकी गाड़ी वहाँ से चेक होगी तो उससे पता चल जाएगा कि मेरी गाड़ी धुआं परमिसिबल लिमिट के अंदर दे रही है या ज़्यादा दे रही है, और वो फिक्स भी हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा, 2.5 लाख लोग पूरे पाकिस्तान में सालाना फ़ज़ाई आलूदगी से मरते हैं। ये उस कोविड से ज़्यादा डेंजरस चीज़ है, कैंसरस है ये स्मोक, कैंसरस है। अगर आपका जो PM 2.5 का जो अंदर जाता है ना सांस में, आपका लंग को बंद करता जाता है। आप जितना ज़्यादा धुआं इनहेल करेंगे, वो आपका लंग बंद होता जाएगा, और उसके बाद एक वक्त आएगा कि वो कैंसर में तब्दील हो जाएगा, और ये बड़ी ख़तरनाक है। अच्छा, एक ये गाड़ियों के धुएं की बात आई, कि आपके पास मीटर हैं चेक करने वाले जो आपके नाके पे वो लगे हों और वो चेक करें वहाँ से? जी। अच्छा बट साहब, एक तो मैं आपकी वसातत से, टाइम का मुझे पता कम होगा आपके पास, हम एक, आपने कल अखबार में ऐड भी देखा होगा, मैं आपसे शेयर भी करता हूँ, आपकी स्क्रीन पे भी आएगा इंशाल्लाह। हम 500 बंदों की एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, खड़क जी, ठीक। हम भर्ती करने जा रहे हैं, अखबार में इश्तिहार आ गया, आपके लोग अप्लाई करें, इंस्पेक्टर और फील्ड असिस्टेंट का। उनके पास 5 मीटर होंगे नॉइज़ चेक करने का। ये आप जो फोर्स है बनाने जा रहे हैं 500 लोगों, क्योंकि अभी तक आपके पास सिर्फ 7 लोग हैं। अभी तक बहुत, लाहौर के अंदर 7 लोग हैं। 7 लोग, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद बट साहब हमारे पास ये होगा, उस नॉइज़ मीटर, गैस एनालाइज़र, उसके डस्ट मीटर, हर किस्म के 5 मीटर उसके पास होंगे। आप खड़े करेंगे उसको कि भाई गाड़ी चेक करो, ये आवाज़ चेक करो, या शोर आ रहा है। देखिए, ये एक भी नॉइज़ पोल्यूशन भी है जी, ये डस्ट है, ये सारे के सारे उसके पास होंगे। उसके पास बाइक होगी जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है, जो बैटरी से चलती है, वो उसके पास बाइक होगी। उसके पास एक पूरा गियर होगा कि कहीं पे खुदा न खास्ता उसको शामिल होना पड़ता है। और ये रेस्क्यू 1122 से हम ट्रेनिंग करवाएंगे उनकी, वो पूरी तरह इक्विप्ड होंगे। आपको मज़ा आएगा, जैसे हमारे मैं बड़ा खुश हूँ इसको सुन के, इस बात को सुन के। आपको अच्छा लगेगा जब उनके साथ आप प्रोग्राम करेंगे ना, तो वो अच्छे लड़के नजर आएंगे आपको, बच्चियाँ और बच्चे होंगे, नौकरी भी मिलेगी और वो ये काम भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। ये अच्छी बात है इंशाल्लाह। आ गए कानून के रखवाले। सेक्रेटरी साहब की आपने बात सुनी, दुनिया में जो महज़ब मुआशरे होते हैं वो अपनी इन्वायरमेंट में बड़े टची होते हैं ना, इन्वायरमेंट को लेकर बड़े टची होते हैं। हमारे यहाँ हम टची वची कुछ नहीं है, सारा टची ज़्यादा है होंगे कि यार वो 200 रुपये का नुकसान हो गया, यार उन्हें 300 वध ले लिया, यार उन्हें 50 वध ले लिया। यानी कि अपनी तमाम ज़िंदगी रुपये वो कागज़ के नोटों के पीछे घूमती रहती है। सेहत, तंदुरुस्ती, बहुत बात की बात है, क्योंकि सानू रोटी का ही मेजर इशू है ना। हम अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो रोटी कितों आएगी, पैसे नहीं कमाएंगे तो फ़ोन कितों आएगा, चीज़ें कितों आनी हैं, ये तमाम चीज़ें चलती रहती हैं। और हम जिनसे हैं वो इसी कोरक धंधे के अंदर घूमे फिरे रहते हैं। एक आपको बंदा बताता हूँ, कुछ अर्सा पहले लाहौर शहर के अंदर ही एक बेचारा जर्मन टूरिस्ट लुट लिया। आपको पता है ना, शहजादे तो हैं, तो लुट लिया उन बेचारे नू।
वो लुट गया, वो बेचारा परेशान हो गया, उसकी साइकिल सुकल ले गए, उस साइकिल तो नहीं लेके गए, कैमरे शैमरे उसके ले गए, लेकिन फिर पंजाब पुलिस उनसी है, आपको पता है वो फिर जब बाजियाब कराने पे आए तो कुछ भी बाजियाब करा लेती है, उन्होंने बाजियाब करा लिया उन्होंने, और बाजियाब कराने के बाद तमाम चीज़ें दिलाने के बाद उसके साथ अच्छा सलूक करने के बाद जब हम उससे मिलने गए तो उसने क्या हमसे बातें की। और मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये, उसकी वजह ये है, उसका रीज़न ये है कि आपको पता है वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने क्यों निकला हुआ, अराउंड द वर्ल्ड ऑन बाइसिकल क्यों निकला हुआ। वो बाइक पे भी तो जा सकता है, दुनिया जाती है, बाइक लेके निकल जाते हैं और वो दुनिया फिरते रहते हैं, वो ईंधन चलाते हैं ना, लेकिन वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली इंसान था, वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर रहा था, वो एनवायरनमेंट के ऊपर काम कर रहा था। उसका सोच ये थी कि इस दुनिया को इंसानों के लिए महफूज और बेहतरीन कैसे बनाया जा सकता है। वो सिर्फ घूमने फिरने नहीं निकला था, वो एनवायरनमेंट का चेंज देखने निकला था, और उसमें वो बेचारा अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डाली बैठा था। किसके लिए? इंसानों के लिए। ये होती है इंसानियत जो इंसानों में होती है, जो हमें थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, उसको ज़रा बढ़ाएं और जाके फ्लोगियान की बात सुने कि फ्लोगियान क्या कहता है। ये इस साइकिल पे जर्मनी से निकले हैं, यानी कि अपने घर से ये इस साइकिल पे निकले हैं और ये वर्ल्ड टूर पे निकले हैं, और ये क्रॉस करके आए हैं काज़ाकिस्तान, और वो तमाम एरिया ये क्रॉस करते हुए आए हैं, डेजर्ट के अंदर से आए हैं, और वो सहरा से आए हैं, पहाड़ क्रॉस किए हैं, और अब यहाँ पाकिस्तान से आए हैं, और ये पाकिस्तान से अब यहाँ भारत की तरफ चले जाएंगे, तो उनसे बात करते हैं। सो माई ब्रदर, व्हाट इज़ योर स्टोरी, वेयर यू बीन एंड वेयर यू बीन कमिंग फ्रॉम? So I'm Florian, I'm 27 years old. 27 years old? 27 years. Young, mashallah. Yes. And So you're coming from Berlin? No, I'm coming from Cologne, or nearby Cologne. It's a city in the western part of Germany. Okay. And that was also the place I start my journey. It's my parents' home. From their door, I just said, okay, it's the 3rd of March, I'm going now on a Your road parents trip. gave you the permission to go alone by yourself on your bicycle? Yeah, they were very worried, but after a while I was convincing them that it will go all Let me explain to my audience. Yes. वो कह रहा है कि उसके पेरेंट्स को उसने कन्विंस किया बड़ी मुश्किल से कि वो ये साइकिल राइड करना चाहता है और दुनिया के सफ़र पे निकलना है। उसके पेरेंट्स जो से हैं वो बड़े कंसर्न थे इस बात पे कि वो उनको जाने नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन उसने उनको कन्विंस किया। How many days you got to convince them? I told them already 1 year before I started this trip. It took you 1 year to convince them? Really? At least I said I prepared them 1 year before, yes. You prepared them? Yes. So finally they gave you the permission to go? Yes. How many brothers and sisters are you? I have only one sister. One sister, and you're the only son? Yes. इकलौता बच्चा है वो अपने माँ बाप का। 1 साल लगा इनको अपने वालिदैन को कन्विंस करने में कि मुझे जाने दें, इजाज़त दें, और इकलौता बच्चा है वो अपने माँ बाप का। So brother, tell us about your journey. What is the route you took? All the route over there. So far I traveled through 20 countries. From Germany to Pakistan, it were 20 countries. 20 countries? Yes. Can you give me the name of the countries? So Germany, Austria, Italy, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro. Bosnia and Herzegovina? Yes. Okay, and? Albania, North Macedonia, Bulgaria, Greece, Turkey, Georgia, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, China, Pakistan. Wow, it's a long journey. You've been Yes. through desert as well? Yes, in Uzbekistan and Kazakhstan. Deserts? Yes. And how was the experience in the desert? It was really challenging. This was the first time that I really was kind of struggling because I'm traveling alone. And there was 2 weeks, nothing, just flat area and sand. And it was challenging to find water, no cell phone connection. So for me, it was mentally also very, very hard. वो कह रहे हैं कि जब वो काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान की साइड से आ रहे थे तो वहाँ पर जो डेजर्ट उनको वहाँ मिला, वो डेजर्ट बड़ा चैलेंजिंग था उनके लिए। वो अकेले थे और वहाँ मीलों तक सिर्फ प्लेन था, और वो प्लेन के ऊपर वो वहाँ सफ़र कर रहे थे, और उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था और चैलेंजिंग था। और ये अपनी लाइफ में पहली बार ये टूर के लिए निकले हैं। ये 27 साल के हैं, इकलौते बच्चे हैं, अपने बेटे हैं अपने माँ बाप के, और इनकी एक बहन है, और ये सफ़र पे निकले हैं। What is the motivation, brother? Why you started this journey? Why you want to do that? I want to see the beautifulness of our planet. And how are you showing these things? Do you have are you doing the vlogging, or just the pictures? Mostly just a picture. Just pictures? Yes, on Instagram, but I have also the idea to do little documentaries about climate change related projects, because in Germany I am working as a chemist
also in this fields of atmospheric chemistry, and therefore I'm really interested in these things and want to show people we have to do something, otherwise weather gets more hotter, for example, Yeah. heavier rainfalls, Yes, etc. heavy rainfalls, Yes. urban flooding and everything. वो मुझे बता रहे हैं कि वो केमिस्ट हैं और वो ये जर्नी पे इसलिए आए हैं कि वो जानना चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो सा है ये क्यों हो रहा है और दुनिया की खूबसूरती लोगों को दिखाना चाहते हैं। उनके पास एक मिशन है जो मिशन लेके यहाँ पर आए हैं और वो दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। एक शख्स जिससे मैं आपको मिलवा रहा हूँ उसकी डेडिकेशन और उसके इमोशंस चेक करें और इन लोगों को आप ये स्टडी करें कि और हम लोगों को देखें कि हम लोगों का ज़िंदगी में मकसद क्या होता है और ये बंदे का मकसद क्या है, ये क्या मकसद लेके निकला था। उसका मकसद ग्रेटर गुड ऑफ द पब्लिक है, वो इंसानियत के लिए निकले हुए हैं और वो इंसानियत के लिए चीज़ें ढूंढ रहे हैं और उस इंसानों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये लोग। आई एम टेलिंग माई ऑडियंस दैट द पीपल लाइक यू आर द जेम्स, you are the people that you make us believe in humanity, because you are the people who makes us believe in the beauty of the world. You know, the things you are doing and you're just taking your life you're putting your life at stake. That is very important. That is very, very big for us. Thank you so much. पोल्यूशन जो है वो इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। पोल्यूशन को लेके इंसान बड़ा परेशान है। ऐसी है क्या कि नहीं है? हमारे यहाँ पे मोस्टली जो लोग हैं वो किसी और चीज़ों के लिए परेशान है, अमीर आदमी किसी और चीज़ के लिए परेशान है। आजकल नया एक बड़ा ट्रेंड है एस्थेटिक्स का, यानी कि चेहरे की डेंटिंग पेंटिंग होती है, चीज़ें ठीक होती हैं और आपको खूबसूरत दिखाते हैं। हम भी एक एस्थेटिक के डॉक्टर के पास गए और उससे पूछने की कोशिश की कि यार चलो तुसी इस तरह डरा के वेख लो, शायद डर जान तो चीज़ों की पाबंदी कर लें। तो उन्होंने बताया कि स्किन के लिए बड़ी ख़तरनाक होती है पोल्यूशन, यानी कि इसके ऊपर स्पॉट्स आ सकते हैं, स्किन को और ज़्यादा तकलीफ पहुँचा सकती है, आप बीमार हो सकते हैं। डॉक्टर सलमान नसीब हमारे दोस्त हैं, हम उनके पास गए और हमने उनसे जो बातचीत की स्किन रिलेटेड एस्थेटिक्स के ऊपर वो ज़रा सुन लें। हो सकता है तुहानू डर लग जाए तो तुसी जो पाबंदियाँ लगन तो उन्होंने मनना शुरू कर दो। प्लीज़ यार, पोल्यूशन जो सी है वो स्किन को किस तरह डैमेज करती है। एस्थेटिक्स के जो डॉक्टर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर सलमान नसीब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब स्किन स्पेशलिस्ट हैं सर। और अभी स्मोक बहुत ज़्यादा आ रही है, क्या क्या पेशेंट आ रहे हैं स्किन को लेके जिनके पोल्यूशन की वजह से स्किन ख़राब हुई है? ओवरऑल जो हॉस्पिटल्स में इन्फ्लक्स ऑफ पेशेंट्स है वो सारे इंक्रीज़ हो गया। आपको पता है जैसे आपने कहा जो लंग्स के पेशेंट हैं, पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उसमें कई किस्म के पेशेंट हैं। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो डिजीज़ हैं, ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को दमा है, वो बढ़ रहा है, उसकी सिवेरिटी बढ़ जाती है और जो सेंसिटिव लोग हैं उनको न्यू जो है डिजीज़ ज़्यादा हो रही हैं। सिमिलरली स्किन में पर्टिकुलरली स्किन के आपको पता जो पेशेंट्स होते हैं बड़ी क्रोनिक डिजीज़ होती हैं, लंबी चलती हैं और हम उनको बड़ी मुश्किल से मेडिसिन के ऊपर मेंटेन करके बैठे होते हैं। तो स्मोक में बाहर निकलने से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, एक्जिमा है, सोराइसिस है, रोजेशिया है, एक्नी है, ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ स्किन डिजीज़ जो हैं वो स्मोक से अफेक्ट हो रही हैं। अच्छा, वो increase हो जाता है स्किन डेंसिटी? बिल्कुल, क्योंकि स्किन फर्स्ट जो आपका कांटेक्ट होता है स्मोक के साथ वो स्किन के साथ है। तो आपका जो स्किन है वो बैरियर है बिटवीन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट। तो स्मोक के बाइस जो जिन लोगों की तो सेंसिटिव स्किन है वो नई बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और जिनकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, एक्जिमा है, दमा है, चंबल जिसको आप कहते हैं, अपरस, सोराइसिस है, इस तरह की जितनी बीमारियां हैं उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। तो पहले ही ये वो बीमारियां आपको पता है जिनका इलाज 100% मुमकिन नहीं होता। हम इनको मेडिसिन के ऊपर मेंटेन करके कोशिश कर रहे होते हैं कि लंबा अरसा तक चला जाए। तो जब ऐसे मरीज़ों का इन मौसमी हालात के साथ सामना होता है तो उनकी जो बीमारी है वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है। हमें डिजीज़ जो है मेडिसिन जो है इसकी जो होम रेमेडी क्या है, यानी कि अगर बंदा एक्सपोज हो गया है और जैसे रोज़ हम एक्सपोज होते हैं, हम बाहर जाते हैं, सड़क पे फिरते हैं, बाइक चलाते हैं, जो स्पेशली इसका होम रेमेडी क्या होगी? सर सबसे जो बड़ी एडवाइस है वो तो ये है कि अवॉइड करें इस मौसम में बाहर जाने को और पूरी बॉडी को कवर करके जाएं, मास्क पहन के जाएं, फुल लेंथ कपड़े पहन के जाएं। और इन पेशेंट्स के अलावा जो जिल्द के मरीज़ हैं, जो बाकी पेशेंट्स हैं, उनको भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत डाउन ले जाता है। घर की मैयाँ कहती हैं कि वो लींबू लगा लो। बिल्कुल है, नहीं लींबू लगाने की ज़रूरत नहीं है। वॉश करें और अच्छा मॉइस्चराइज करें, दिन में सन ब्लॉक यूज़ करें फेस पे और फुल लेंथ कपड़े पहने और मॉइस्चराइज अच्छे से अच्छा जो मॉइस्चराइज़र है वो इस्तेमाल करें और जिस्म पे लगा के रखें। जी, जिस्म पे लगा के रखें और दिन में 2 दफ़ा मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से मैं चल के आया हूँ। इस रास्ते पे मेरे फुटप्रिंट, अगर मैं आते आते चीज़ें फेंकता आता, गंदगी फेंकता आता, कचरा फेंकता आता, तो वहाँ जहाँ से मैं गुजर के गया हूँ ना, वहाँ पर दोबारा जो भी मेरे पीछे आएगा वो सोचेगा यार कि ये इन्वायरमेंट को ख़राब कर गया।
ये हमारे लिए एक अच्छी जगह छोड़ के नहीं गया रहने के लिए। यही हम कर रहे हैं अपने शहर, अपने मुल्क के साथ, अपनी इस दुनिया के साथ, कि हम आने वाली नस्लों के लिए गंदगी सिर्फ छोड़ के जा रहे हैं। गंदगी के हम बाहर हैं। यहाँ पर कचरा ही इतना ज़्यादा है कि कचरा ही मैनेज नहीं हो पा रहा। इतना कचरा जनरेट करते हैं हम लोग, हम कचरा मैनेज नहीं कर पाते। शहर तो इतना कचरा जनरेट करते हैं कि पहाड़ लगे हैं। लाहौर से बाहर जाए महमूद बूटी के ऊपर पहाड़ लगे हुए हैं कचरे के, और वो कचरा जो उनसे डंप करी जा रहे हैं, ज़मीन में डाली जा रहे हैं, टॉक्सिसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। फिर लाहौर के इर्द गिर्द जितना गंदा पानी जाता है, जो नालों की सूरत में बाहर जाता है, वो दरिया में गिरता है। फिर लाहौर के इर्द गिर्द जितनी सब्जियां लगती हैं, अक्सर सब्जियां तो हमने भी देखी हैं जो गंदा पानी जिनको लग रहा होता है, और वही सब्जियां फिर हम खा रहे होते हैं। ये तमाम चीज़ें दोबारा हमारे अंदर जा रही होती हैं। तो इससे खुद को हम कैसे बचा सकते हैं? इसी तरह बचा सकते हैं जब हम अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना शुरू करें, अपने माहौल का ख्याल रखना शुरू करें। हम ये जानना शुरू करें कि यार ये जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, हमें इससे निपटना कैसे है। ये नहीं कि यार किसी ने बंदी लाई है तो हुण में दुकान किस तरह खोलनी है, बाहर किस तरह जाना है, 3 बजे रोटी खानी है तो बाहर कितने बैग खानी है। इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल करें, और अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो आगे आने वाले अपने बच्चों के लिए आप एक बड़ी गंदी जगह छोड़ के जाएंगे रहने के लिए। और हो सकता है आगे मज़ीद जो वक्त गुजरता जाए, ये पाबंदियाँ भी सख्त होती जाएँ, रहने के तरीके भी सख्त होते जाएँ, और वो लोग जो जिन चीज़ों से हमने इंजॉय किया वो कभी इंजॉय कर ना पाएँ। तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि जब पाबंदियाँ लगें और हुकूमत कोई पाबंदी लगाए, किसी चीज़ को डिसाइड किया जाए, तो उसके अंदर से रास्ते मत तलाश करने शुरू कर दें। जैसे देखें डंकियाँ, अब डंकी लगाते हैं आप, क्यों? बेहतर मुस्तकबिल हम जीना चाहते हैं, बिल्कुल जीना चाहते हैं आप, लेकिन एक कानून भी तो है ना, एक ज़ाब्ता भी तो है ना। उस ज़ाब्ते के तहत रहेंगे, हो सकता है यहीं पर आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। आपके अंदर ये जो और उसके दूसरा इशू, अब इसी तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है, हमें यकीन नहीं है हुकूमतों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि जो यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, वही ऐसे बैठे होते हैं कि वो रास्ता खुद देते हैं। वो कहते हैं यार 500 बढ़ा तो दुकान थोड़ी जी खुली रखी, यार गल सुन कबाब ला रहे हैं तो 30 कबाब जोड़े ने घर पहुँचा दे या थाने पहुँचा दे, तो दुकान हल्की साइड से करके ना खोली रखी, साफ बंद है, सारा कुछ बंद है। इस तरह के लोगों को भी पकड़ना चाहिए, हुकूमत को पकड़ना चाहिए, और ऐसे लोगों की खिंचाई करनी चाहिए कि एक चीज़ पाबंदी इसलिए लगाई है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। और ये सारा कुछ कोरोना में हो चुका है। ये कोरोना में ये तमाम चीज़ें हो चुकी हैं जिनको हमने अपनी आंखों से देखा और ऑब्जर्व किया कि लोगों ने इस तरह हरकतें की हैं। लोग मर जाते हैं जिनके प्यारे कोरोना में चले गए। आप उनसे पूछ के तो देखें कि जो लोग मर गए हैं, और इसी सिर्फ बेहतियाती की वजह से मर गए हैं। तो कोशिश करें, एहतियात करें। एहतियात बहुत अच्छी चीज़ होती है। कहते हैं परहेज़ इलाज से बेहतर है। परहेज़ करेंगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। अपना ख्याल रखें। मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।